वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रंगरूट। मैं हूं अंशुमा शर्मा और आज की इस वीडियो के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। तो ये वाला जो वीडियो है वो बेसिकली एक इंट्रोडक्शन वीडियो है कि किस तरह से बैंकिंग सिस्टम एग्जिस्टेंस में आया और किस तरह से आरबीआई एग्जिस्टेंस में आया उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। Banking system. Modern banking in India originated in the last decade of the 18th century. Among the first banks were the Bank of Hindustan, which was established in 1770 and liquidated in 1829 to 32, and General Bank of India established in 1786 but failed in 1791. तो क्या हुआ, जो मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम जो जिस तरह का आज का बैंकिंग सिस्टम है कि एक ऑर्गेनाइजेशन होगी जो क्या करेगी, डिपॉजिटर का डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी, ठीक है, और आपका क्या होगा, जिनको लोन की ज़रूरत होगी उन्हें मनी लेंड करेगी या और भी जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है बाय बैंक्स उस तरह का, ठीक है। ये जो उधार लेना है ये सारी चीज़ें तो बहुत पहले से चलती आ रही है, क्योंकि ट्रेडिशनली क्या होता था, एक ज़मींदार होता था जिसके पास बहुत पैसे होते थे, ठीक है, तो गरीब लोग उसके पास जाके क्या कुछ चीज अपना सामान गिरवी रख लेते थे और उससे उधार लेते थे, ठीक है। तो ये आ गया आपका ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है। और जो मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम है ना, ठीक है, ये कब एग्जिस्टेंस में आया, तो पहला बैंक जो एस्टेब्लिश किया गया था इंडिया में दैट वाज बैंक ऑफ हिंदुस्तान। और ये कब एस्टेब्लिश किया था, 1770 में। और 1829 और 32 के बीच में ही इसे क्या कर दिया गया, लिक्विडेट भी कर दिया गया, मतलब ये खत्म हो गया, डिसॉल्व हो गया, ठीक है। और अगला जो बैंक था, ठीक है, वो था जनरल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 1786 में एस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन ये भी क्या हो गया, ये भी फेलियर रहा, ठीक है। और 1791 में इसको भी क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। तो भले ही इंडिया का जो पहला बैंक है वो दैट वाज बैंक ऑफ हिंदुस्तान, लेकिन अगर हम बात करें इंडियन बैंक की विच वॉज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, तो वो क्या था, वो इलाहाबाद बैंक था। बैंक ऑफ हिंदुस्तान कैसा है, ये एक फिरंगी बैंक था, इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ लेकिन ये एक फिरंगी बैंक था, अंग्रेज़ों द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। तो जब इंडियन बैंक की बात आएगी कि कौन सा पहला इंडियन बैंक था विच वॉज इस्टेब्लिश्ड, तो ये होगा आपका इलाहाबाद बैंक। और इन विच ईयर इट वॉज इस्टेब्लिश्ड, इन 1865। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं यहाँ से, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। जो आपका लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट बैंक है, ठीक है, और जो अभी तक चलता आ रहा है, मतलब प्री इंडिपेंडेंस भी एग्जिस्टेंस में था और पोस्ट इंडिपेंडेंस भी एग्जिस्टेंस में रहा और अभी तक चलता आ रहा है, वो बैंक है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि एसबीआई। ऐसा नहीं है कि एसबीआई जब एग्जिस्टेंस में आया तो ये एसबीआई ही था, ठीक है। इस सबसे पहले क्या था, देयर वर 3 प्रेसिडेंसी बैंक, बैंक ऑफ कैलकटा, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। सबसे पहले क्या हो गया, बैंक ऑफ कैलकटा एस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। और कब एस्टेब्लिश हुआ, इन 1806, जो कि रीनेम कर दिया गया था एज बैंक ऑफ बंगाल, ठीक है, कब, 1809 में। और फिर उसके बाद क्या हुआ, बैंक ऑफ बॉम्बे आया एग्जिस्टेंस में, ठीक है, कब आया, 1840 में। और फिर उसके बाद बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। ये क्रोनोलॉजी के हिसाब से आपको आ सकता है कि कौन सा बैंक पहले आया कौन सा बाद में, ठीक है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। तो आपने याद रखना कि पहले बैंक ऑफ बंगाल आया था, उसके बाद बैंक ऑफ बॉम्बे और फिर बैंक ऑफ मद्रास, और किन किन ईयर्स में आया था उस चीज़ का ध्यान रखिए। वैसे ज़्यादा तो पूछा नहीं जाता है, बट फिर भी These banks were given the rights to issue currency in 1861। तो यही 3 बैंक को क्या कर दिया गया, आगे चल के 1861 में राइट दे दिया गया कि आप करेंसी भी इशू करेंगे, यानी कि जो काम आजकल आरबीआई करता है, ठीक है। उस दौरान क्या होता था, ऐसा नहीं होता था कि कोई एक सेंट्रल बैंक अलग से होगा जो रेगुलेट करेगा सभी कमर्शियल और नॉन कमर्शियल बैंक्स को, ठीक है। तो अभी क्या है, अब क्या है, अब आरबीआई है इस तरह से रेगुलेट करने के लिए, लेकिन उस वक्त नहीं था। तो उस वक्त क्या किया गया कि आपके जो प्रेसिडेंसी बैंक्स थे इन्हीं को ये काम सौंप दिया गया, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, इन 1921 इन तीनों बैंक्स को क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया, ठीक है। और इन तीनों बैंक्स को मर्ज करके क्या बना दिया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि इंडिपेंडेंस के बाद इन 1955 बन गया स्टेट बैंक ऑफ
इंडिया, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ कि जो 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब सबसे पहले क्या किया गया, इनको मर्ज कर दिया गया 1921 में और ये बना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और फिर 1955 में इसको क्या नाम दे दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इंपीरियल बैंक क्या बन गया आपका, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि आपका शुरुआत में क्या होता था ना कि जो बैंकिंग सिस्टम था, ठीक है, इट वाज नॉट फॉर एवरीबडी, ठीक है। आजकल तो ऐसा है कि अगर हम आम आदमी की बात करें तो हर किसी की रीच है बैंक्स तक, ठीक है। जीरो से भी खाते खुल रहे हैं, ठीक है। तो मतलब जिनके पास कोई कुछ पैसा नहीं है उनके पास भी अकाउंट्स है, राइट। लेकिन पहले क्या है, पहले बैंक अकाउंट सबके पास नहीं हुआ करते थे और ना ही ये जो सिस्टम है इट वाज फॉर ऑल। बेसिकली ये जो फंक्शन करते थे दैट वाज फॉर इंडस्ट्रियलिस्ट, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, मर्चेंट टाइप के लोग, जिनको क्या होता था, व्यापार करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती थी। तो इन जैसे लोगों के लिए ही क्या होते थे, ये बैंक्स रन किए जाते थे कि बैंक्स के पास जो पैसा होगा, जो भी इकोनॉमी का सरप्लस मनी, ठीक है, तो वो क्या किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट ऑल्सो, ठीक है। तो वो लेंड किया जाएगा आगे बिजनेसमैन को, मर्चेंट्स को, इंडस्ट्रियलिस्ट्स को या बड़े बड़े लोगों को, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि 1929 में ग्रेट डिप्रेशन का टाइम आ गया, ठीक है। बैंक्स, अब देखो बैंक्स ने अपना पैसा क्या कर रखा है, मनी लेंड करके रखा है, किसको, बिजनेसमैन को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, ठीक है। और वर्ल्ड वाइड क्या आ गया है, एक ग्रेट डिप्रेशन, डिप्रेशन यानी कि मंदी, जहाँ पे आपके प्रोड्यूस की गई गुड्स की कोई डिमांड नहीं है, आपको उसके ऊपर कोई कमाई नहीं हो रही है ना। तो ऐसे में क्या हुआ, बैंक्स का पैसा डूब गया, ठीक है। तो अभी क्या है कि बैंकिंग सिस्टम का ये एक बहुत बड़ा फेलियर हो गया, ठीक है। तो क्योंकि कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई रेगुलेटर नहीं है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो गया, ये बैंकिंग का जो पूरा सिस्टम है वो सारा क्या हो गया, गड़बड़ा गया, सब कुछ बहुत मेसी हो गया। तो अभी जो आपके ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने क्या सोचा कि इस चीज़, इन सारी बैंकिंग जो एक्टिविटीज़ है इनको रेगुलेट करने के लिए तो एक बॉडी होनी चाहिए, ठीक है, जो इनके सारे फंक्शंस को देखे, इनके लिए स्ट्रैटेजीज बनाए, एक पॉलिसी मेकर होना चाहिए। तो क्या हुआ कि 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट एग्जिस्टेंस में आया, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट जब आया 1934 में, तो उसी के अंडर प्रोविजन में क्या लाया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ये एस्टेब्लिश कब हुआ, 1935 में। तो आपने ध्यान रखना है कि 1934 में आरबीआई एक्ट आया था और आरबीआई एस्टेब्लिश हुआ 1935 में, ठीक है। तो अब आपके पास क्या है, अब आपके पास एक रेगुलेटरी बॉडी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, जो क्या करेगी, रेगुलेट करेगी बैंकिंग सिस्टम को, राइट। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1949 में इसका नेशनलाइजेशन किया गया। जी हाँ, 1935 में आरबीआई एग्जिस्टेंस में तो आ चुका था, लेकिन अभी भी इसमें मेजॉरिटी ऑफ शेयर किसके पास थे, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास। तो इसका मतलब कि इसकी जितनी भी पॉलिसीज होती वो अल्टीमेटली किसको फेवर करने वाली थी, इंडस्ट्रियलिस्ट को, ठीक है, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को। तो 1949 में क्या हुआ, इसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया और 1949 में आरबीआई बन गया सेंट्रल बैंकिंग बॉडी ऑफ इंडिया एंड इट डिड नॉट रिमेन अ बैंक इन द टेक्निकल सेंस। अब ये सिर्फ एक कोई बैंक नहीं था, ठीक है, आम बैंक नहीं था, अब ये क्या बन गया, सेंट्रल बैंक बन गया, ठीक है। तो आरबीआई जो है वो आपकी क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है, जो किसी एक्ट के अंतर्गत एग्जिस्टेंस में आती है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है, जिनका कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र है पहले से, ठीक है, तो वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यहाँ पे कुछ एक स्टैटिक पोर्शन है ये, ठीक है, जैसे बैंकिंग एंड रेगुलेशन एक्ट 1949 में आया, आरबीआई एक्ट 1934 में आया, आरबीआई 1935 में एस्टेब्लिश हुआ, बैंकिंग एंड रेगुलेशन एक्ट अगेन 1949। नेशनलाइजेशन कब किया गया आरबीआई का, इन 1949। तो ये कुछ एक था पोर्शन, ठीक है, कि किस तरह से जो हमें बताता है कि किस तरह से आरबीआई का बर्थ हुआ, किस तरह से आरबीआई एग्जिस्टेंस में आया, ठीक है। तो अब आता है गवर्नर ऑफ आरबीआई, ठीक है। तो आरबीआई जो एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है आरबीआई का, उसका जो हेड है वो कौन है, ही इज
गवर्नर, ठीक है, ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, ठीक है, कौन है, तो वो गवर्नर होता है, ठीक है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज गवर्नर। तो पहले जो आपके गवर्नर थे वो थे द्वारका नाथ देशमुख, ठीक है, चिंतामन द्वारका नाथ देशमुख। और प्रेजेंटली जो गवर्नर है आरबीआई के वो है शक्तिकांत दास। और शक्तिकांत दास क्या है, 25वें गवर्नर है आरबीआई के। तो आरबीआई का जो गवर्नर है और जो डिप्टी गवर्नर्स हैं उनको कौन अपॉइंट करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये अपॉइंट किए जाते हैं। एंड दिस इज एज पर द सेक्शन 8 ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1934। और टेन्योर कितना रहता है इनका, 5 years का, ठीक है, 5 years तक एक गवर्नर जो है उसका टाइम पीरियड है, ठीक है। लेकिन अगर ही इज नॉट डूइंग हिज फंक्शंस वेल, ठीक है, तो क्या होता है, प्रेसिडेंट उसे डिसमिस कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका क्या है कि 5 साल तक वैसे इनका टेन्योर होता है, लेकिन लापरवाही करने पे या फिर अगर ये अपने फंक्शंस को सही से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, मिस्टर प्रेसिडेंट इन्हें क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, डिसमिस कर सकते हैं, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। दिस वाज अबाउट गवर्नर ऑफ आरबीआई। फंक्शंस ऑफ आरबीआई, कि आरबीआई के फंक्शंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो आरबीआई क्या करता है, नोट्स इशू करता है। ऑलमोस्ट सभी जो नोट्स हैं वो आरबीआई के द्वारा इशू किए जाते हैं एक्सेप्ट 1 रुपी नोट, क्योंकि जो 1 रुपी का नोट है दैट इज इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और आरबीआई जो है वो कौन सी पॉलिसी फॉलो करता है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम की पॉलिसी फॉलो करता है। हम जानते हैं कि आरबीआई क्या है, आरबीआई मनी प्रिंट करता है, मतलब करेंसी प्रिंट करता है, लेकिन आरबीआई को भी ये ऑटोनॉमी नहीं है कि वो जितना मर्जी चाहे उतना प्रिंट कर सके। ऑल्दो रोकने टोकने वाला कोई नहीं है, बट इस फंक्शन से क्या होता है कि इकोनॉमी जो है वो गड़बड़ा जाती है। अब ये सारी चीज़ें कैसे होती है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे कि क्यों आरबीआई मनी प्रिंट नहीं कर सकता, मतलब जितना उसका मन चाहे उतना मनी क्यों नहीं प्रिंट कर सकता, और किन बेसिस पे जो न्यू करेंसी है वो इशू की जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इन्हें मिनिमम रिजर्व रखना ज़रूरी है। कितने का, 200 करोड़ का, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 200 करोड़। और ये जो 200 करोड़ है उसमें भी क्या होना चाहिए, 150 गोल्ड की फॉर्म में होना चाहिए, और बाकी का जो 85 करोड़ है इट विल बी कैप्ट इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसीज, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज बैंकर टू द गवर्नमेंट, ठीक है, जिस तरह से कमर्शियल बैंक्स अपने फंक्शंस परफॉर्म करता है इसके कस्टमर्स के लिए, ठीक है, यानी कि हम आम लोगों के लिए, कि जिस तरह से हम आम लोगों का कमर्शियल बैंक्स के साथ इंटरेक्शन होता है उसी तरह का कुछ इंटरेक्शन रहता है आरबीआई और गवर्नमेंट का। तो आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट के लिए एक बैंकर वाली जितने भी फंक्शंस है वो परफॉर्म करता है, जैसे गवर्नमेंट के पैसों का कस्टोडियन बन के रहना, ठीक है, गवर्नमेंट को एडवाइस देना, ठीक है, इकोनॉमिक मैटर्स पे, ठीक है, और आपके जो पब्लिक डेट है, गवर्नमेंट के पास जो पब्लिक डेट होते हैं उनका ध्यान रखना, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें आती हैं इस फंक्शन में। आगे है बैंकर्स बैंक, ठीक है। तो जितने भी कमर्शियल बैंक्स हमारे परफॉर्म कर रहे हैं इकोनॉमी में, ठीक है, उनके लिए भी आरबीआई क्या करता है, एक बैंकर की तरह परफॉर्म करता है, एक बैंकर वाले सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, ठीक है। जैसे कि अगर कमर्शियल बैंक्स को लोन की ज़रूरत है, मनी की ज़रूरत है, तो वो जाके आरबीआई के पास पूछेगा, ठीक है, और अगर उसको खुद अपना पैसा डिपॉजिट रखना है तो वो कहाँ जाएगा, आरबीआई के पास जाएगा, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोलर ऑफ द क्रेडिट, की क्रेडिट को कंट्रोल करता है। आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है, इकोनॉमी में भी और एग्जाम्स में भी, ठीक है, मोस्टली पूछी जाती है। और इस पे एक कंप्लीट लेक्चर होगा जो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए कि अगर कभी भी आरबीआई को लगता है कि इकोनॉमी में मनी का सप्लाई ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो आरबीआई क्या कर सकता है, मनी का जो फ्लो है उसे कंट्रोल कर सकता है। कैसे कंट्रोल करेगा ये हम मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ेंगे।
ठीक है? और उसी तरह से अगर आरबीआई को लगता है कि मनी का सप्लाई कम हो गया है इकोनॉमी में, ठीक है? जिसकी वजह से डिमांड कम हो रही है, मंदी की सिचुएशन आ रही है, ठीक है? तो ऐसी सिचुएशन में भी क्या करेगा, आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज़ को चेंज करेगा, ठीक है? और मनी का जो सप्लाई है वो बढ़ा देगा। तो मनी की सप्लाई को कंट्रोल करके क्या करता है आरबीआई, एक तरह से क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करता है, विच इज़ डन बाय द कमर्शियल बैंक्स, ठीक है? फिर है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व्स। आपको पता है फॉरेन रिजर्व्स हमें कितने इंपॉर्टेंट होते हैं बाहर की कंट्री से ट्रेड करने के लिए, राइट? और उसी तरह से क्या होता है कि जो हमारा करेंसी है वो एक्सचेंज किया जाता है फॉरेन करेंसी के साथ एट सम रेट, ठीक है? कुछ रेट, जैसे कि अगर $1 की कीमत ₹70 के आसपास है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये एक एक्सचेंज रेट होता है, ठीक है? तो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई फॉरेन जो करेंसी है उसकी जो फंड है उसको रिजर्व करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। मतलब कि हमारे देश को कभी भी इतनी कमी ना आ जाए फॉरेन रिजर्व्स की कि हम लोग बाहर से ट्रेड ना कर पाए। या फिर क्या होता है कि कई बार जब डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना जिस फॉरेन करेंसी के लिए, ठीक है, तो उसका जो रेट है वो उतना ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर डॉलर रुपए के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रांग होता है तो उसका कारण क्या है कि हम लोग डॉलर की ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, ठीक है? हमें डॉलर ज़्यादा चाहिए, ठीक है? तो इसी तरह से क्या होता है कि जो आपका आरबीआई है ना, ये फॉरेन रिजर्व्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है? दूसरा, ये जो फॉरेन मार्केट में क्या करता रहता है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में फॉरेन करेंसीज का परचेज और सेल करता रहता है ताकि जो एक्सचेंज रेट है वो स्टेबल बने रहे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें भी हम आगे डिटेल में करेंगे क्योंकि इसके बहुत ही अलग अलग आपके लेसन्स आएंगे, ठीक है? फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, किस तरह से डिसाइड किया जाता है, वैसे ही क्या मॉनेटरी पॉलिसीज़ होती हैं, ठीक है? आरबीआई किस तरह से इन्हें इम्प्लीमेंट करता है और इनकी इकोनॉमी पे क्या-क्या इम्पैक्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो बस एक इंट्रोडक्शन वीडियो था। आई होप आपको बैंकिंग सिस्टम के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें अभी समझ आ गई होगी, लेकिन जैसे-जैसे हम क्या करेंगे, इस यूनिट में आगे बढ़ते जाएँगे, आपके कॉन्सेप्ट्स अगर और आपको क्लियर हमारा ये होते वीडियो जाएँगे। पसंद आया आज की है तो वीडियो में बस प्लीज़ इतना ही। लाइक करें, थैंक यू सो कमेंट करें मच। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।